तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है। सवाल बड़ा सिंपल सा है। आपसे एक सीन पूछूंगा और उस सीन को आप अपने दिमाग में एक बार इमेजिन करिए और सोचिए कि वो सीन कैसा होगा। सीन कोलकाता केस की सुनवाई का है, यानी जज बैठे होंगे, दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे होंगे। अब तमाम लोग उसको सुनने वाले होंगे, कुछ मीडिया के लोग होंगे। बड़ी मुश्किल से हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिलती है, बहुत पासेस वगैरह लगते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 10, 20, 50 लोगों की एक भीड़ होगी, क्योंकि 21-22 वकील तो सरकार की तरफ से ही है और फिर कुछ एक्सपर्ट होंगे, कुछ और लोग होंगे, टाइपराइटर होगा, कैमरामैन होगा और ये तमाम लोग। अब मुकदमा चल रहा है। अब इस मुकदमे के सीन में आप दो चीज़ें देखेंगे जो आपके दिमाग में छवि आ रही होगी कि तमाम लोग बड़े गंभीर होंगे, तमाम लोग बड़ी गंभीरता के साथ बातचीत कर रहे होंगे, बहस भी हो रही होगी तो इस गहमा गहमी में हो रही होगी कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। जो बचाव वाले हैं वो इतना ही कर रहे होंगे कि हाँ, सरकार की कोई गलती नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, जो आरोपी हम उसको सजा दिलाएंगे। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपके जहन में कुछ आ रहा होगा या फिर इससे ज़्यादा गया गुजरा आप कुछ सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोच सकते या फिर आपने जो सीन सोची है, अब उस सीन में मैं एक कैरेक्टर और डालना चाहूँगा। आप सोच के देखिए कि जब बहस हो रही हो तो क्या वहाँ पे कोई हंसता हुआ आपको दिखेगा, यानी कोई हंस के बहस करे, किसी को एकदम ऐसा लगे कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो जब जज साहब कुछ पूछें तो जज साहब से हंस के जवाब दें। वो इस साइड या उस साइड कहीं का हो सकता है क्या? वेल, जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक मैं आप लोगों को जानता हूँ, आपके जहन में ये तस्वीर नहीं आएगी कि कोई भी शख्स ऐसे जघन्य अपराध के मामले में अगर मुकदमा लड़ रहा हो तो कम से कम वो हंसेगा तो नहीं, प्रयास ये करेगा कि बचाए, झूठ बोले, जो वकील का काम है, लेकिन ऐसे गंभीर मामले पे हंसेगा नहीं। आपको भी यही लगता होगा, लेकिन आप गलत हैं। इस मामले में जो सबसे बड़े वकील इस मामले की पैरवी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, कपिल सिब्बल, उनसे जब जज साहब ने कुछ सवाल पूछे और कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने जवाब दिया और जवाब देते हुए उनके चेहरे पे हंसी आ गई और हंस के उन्होंने कहा कि आई डोंट नो माय लॉर्ड। और पीछे उनकी टीम के कुछ और वकील थे, उनमें से 2 महिला थी। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो इस बारे में पूरी एक मुहिम छिड़ी हुई है कि कैसे कपिल सिब्बल हंस सकते हैं। तो उस टीम के 3-4 लोग ऐसे थे, वो भी हंस रहे थे। यानी एक लड़की की इज्जत गई, एक लड़की की आबरू चली गई, पूरा देश गुस्से में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल पे आने वाले हैं। उसके बाद भी अब इस तरफ जो वकील लड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से जो पुलिस को बचा रहे हैं, आप उनका रवैया देखिए कि वो हंस रहे हैं। उनको ऐसे मामले पे हंसी आ रही है चूँकि शायद उनके लिए किसी लड़की की इज्जत, किसी लड़की की आबरू या फिर किसी की जान इतनी भी मायने नहीं रखती कि कम से कम गंभीरता के साथ वो अपना पक्ष रख सकें। शायद जज साहब ने टोका भी था कि आपको शर्म नहीं आती कि ऐसे सीरियस मामले पे आप हंस रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, जो सरकार है वहाँ की, जो उसके बचाव करने वाले लोग हैं, वो कितने सीरियस, कितने गंभीर है, आप इसी हंसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, मुझे लगा इस बारे में आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी पल पल इस खबर को जानना चाह रहे हैं, इस खबर को सुनना चाह रहे हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, और इस कहानी में आपको एक आखिरी में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, इसे सुनने के बाद आप थोड़े से हैरान और थोड़े से परेशान होंगे कि आखिर राजनीति का स्तर हमारे देश में कितना गिर सकता है। गिरा तो है, लेकिन कितना? आज इस बारे में आपको बताऊंगा, जिस घटना के बारे में, जो चीज़ें, जो कमेंट्स आपको बताऊंगा एक पॉलिटिशियन के द्वारा, आप समझ सकते हैं कि राजनीति का जो स्तर है वो कितना गिर चुका है और अभी कितना गिरना बाकी है। असम में एक जिला लगता है नागांव, और इसी नागांव में एक इलाका है धींग इलाका। इसी इलाके में अब धीरे धीरे हमारे आसपास के इलाकों के, हमारे हिंदुस्तान में जो लड़कियों की स्थिति है धीरे धीरे बदल रही है। उनको भी पढ़ने लिखने का प्रॉपर मौका मिल रहा। तो लड़कियां भी मेहनत करती हैं, स्कूल जाती हैं, उसके बाद ट्यूशन जाती हैं। स्कूल में चूंकि उस हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पाती, ट्यूशन घर वाले लगवा ही देते हैं कि जाओ बेटा पढ़ो। एक 13 से 14 साल की लड़की इसी धींग इलाके की, हाई स्कूल में वो पढ़ती थी। इस साल उसका बोर्ड है, लिहाजा घर वालों ने उसकी कोचिंग लगवाई थी। दिन भर स्कूल रहती, उसके बाद शाम को आती, खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करके कपड़े वगैरह बदल के फिर वो ट्यूशन चली जाती, फिर शाम को आती। ऐसे ही लगभग 4 दिन पहले की बात है। ये जो लड़की है
अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। अब ट्यूशन के लिए निकली, घर वाले रोज़ की तरह उसको भेजते हैं। उसके बाद शाम का वक्त, पुरुष ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, जो महिलाएं हैं अपने काम में बिजी कि भाई रात का खाना कैसे बनाना है। अब 1 घंटे गुजर गए। अब आमतौर पे कोचिंग 1 घंटे की होती है, अगर तीनों सब्जेक्ट हैं तो 3 घंटे, 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 घंटे। अब 1 घंटे गुजर गए, एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग थी। अब कायदे से उसको आ जाना चाहिए था, अब वो आई नहीं। इधर माँ जो है वो रास्ता देख रही, 10-15-20 मिनट लेट हो गई। अब माँ मन ही मन गुस्सा भी कर रही कि पता नहीं कहाँ चली गई, रात का वक्त है, ये नहीं कि जल्दी से घर आ जाए। तमाम तरह का गुस्सा जो एक माँ के जहन में आता है अपने बेटे और बेटी को लेके, वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। लगभग आधे घंटे गुजर गए। और जब आधे घंटे गुजर गए तो थोड़ी सी अब जो नाराज़गी थी वो चिंता में बदलनी शुरू हुई कि भाई आधे घंटे कैसे लेट हो सकती है। अब अपने आप को माँ ने दिलासा भी दिया कि हो सकता है साइकिल वाइकिल पंचर हो गई हो। लेकिन जैसे जैसे अब समय गुजरता जा रहा और 1 घंटे का आंकड़ा जब पार हुआ, तब माँ कहीं ना कहीं परेशान हो गई कि आखिर ये कैसे। उसने फिर बाकी लोगों को बताया, बाकी लोग भी उस लड़की को ढूंढने निकलते हैं। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि जो लड़की है वो गायब है। अब तमाम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तमाम लोग पता कर रहे हैं। वक्त पानी की तरह निकलता चला जा रहा, रात बीतती चली जा रही। इसी दौरान कुछ लोग तालाब के पास गए थे। वहीं थोड़ी दूर पे एक तालाब है, चूँकि आने जाने का जो रास्ता है उसको उन्होंने कवर किया। कोचिंग में जाके पूछा कि भाई लड़की आई थी। कोचिंग वालों ने कहा कि हाँ आई तो थी, उसके बाद पढ़ के चली भी गई। दोस्तों से, सहेलियों से पूछा कि क्या कुछ बता के गई थी, कहाँ जाएगी, चूँकि 14 साल की लड़की, मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। इसी दौरान जब उसको ढूंढना शुरू किया, इधर कुछ लोग तालाब के पास जब गए थे तो वहाँ पे उनको एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। पास जाके उन्होंने देखा। देखने के बाद जब उस लड़की को देखा, ये तमाम लोग बदहवास वहाँ से चीखते हुए पीछे हटते हैं, एक कपड़ा उसके ऊपर डालते हैं, फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को पूरी चीज़ बताते हैं। पुलिस वाले भागे भागे आते हैं। आने के बाद फ़ौरन उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। साथ ही जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। अब ये चीज़, अब चूंकि कुछ दिन पहले ही अभी कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ, पूरा देश उबाल पे है, और इधर एक 14 साल की लड़की के साथ ऐसा, वो भी बेहोश मिली, हॉस्पिटल तक पहुंच गई, ऐसी हालत खराब। फौरन पुलिस वाले, भाई उनकी भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी कि इससे पहले कि कोई यहाँ दंगा फसाद ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए, बात हाथ से निकल ना जाए, आरोपी को पकड़ो। डॉक्टरों ने भी अपनी पूरी बाजी लगा दी कि अगर कुछ केस बिगड़ गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे करके लड़की की हालत में सुधार लाया गया। इधर जब चेक किया गया तो पता चला कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। अब गैंग रेप जैसी जघन्य बात जब पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने फ़ौरन अपने सारे घोड़े खोल दिए, तमाम मुखबिर, तमाम इनपुट को एक्टिव किया, लड़की से भी पूछताछ करने की कोशिश की। और इधर जो खबर थी कहीं से आसपास के लोगों को पता चल गई। अब जब आसपास के लोगों को ये खबर पता चली, और कुछ टाइम पहले, अभी मुश्किल से 10 दिन गुजरे होंगे, 15 दिन गुजरे होंगे, एक केस कोलकाता में जिसके बारे में पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जान रहा। तमाम लोग चाह रहे हैं कि आरोपी को सज़ा मिले, जल्द से जल्द मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे हाल में गैंगरेप के बारे में जब वहाँ के लोगों ने सुना, खासकर जो जिला था नौगांव, नौगांव के लोगों ने जब सुना तो भाई उनका गुस्सा तो फूट गया। तमाम लोग अगले दिन सड़कों पर उतर गए। जो स्टूडेंट एसोसिएशन था उसने कहा कि आज कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं जाएगा। जब लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है, कोई लड़की स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए जाती है, उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, तो फिर आखिर जाके क्या करेंगे। पता चला 365 में 340 दिन उन्होंने शिक्षा ली, एक दिन उनके साथ ऐसा गलत काम हो गया। तो इधर जितने व्यापारी थे उन्होंने कहा कि एक भी दुकान नहीं खुलेगी जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी, एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तमाम लोग सड़कों पे आ गए, सड़कें जाम कर दी गई। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे एक तरह से मुहिम छिड़ी। पुलिस वालों की एक तरह से हाथ पांव फूल गए कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ो। जो डीजीपी साहब थे फौरन भाग के आए, पूरे इलाके को संभाला, वहाँ भारी पुलिस फोर्स तैयार हुई। मामला बढ़ते बढ़ते पहुँच गया मुख्यमंत्री जी के पास, जो हेमंत जी हैं, उन तक गया। उन्होंने फिर अपने लोगों को समझाया, अपने राज्य की जनता को समझाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल था कि कब होगी। और आमतौर पे जिस हिसाब से केस को घुमाया जा रहा था हर जगह पे,
रेप के आरोपी जिस हिसाब से साल दर साल रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें जमानत पे छोड़ दिया जाता है। तो लोगों का बड़ा सवाल था कि आखिर कब। अब इसी को लेके फिर पुलिस वालों को आदेश दिया कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करो। पुलिस वाले अपने तमाम मुखबिर को एक्टिव करते हैं, लड़की से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ, मुखबिर और तमाम और चीज़ों के बाद पता चलता है कि 3 लोग थे। इनमें से एक का नाम है तजाफुल इस्लाम और बाकी भी इसके दोस्त थे जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। अब ये 3 लोग जब नाम निकल के सामने आया, फौरन पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद उनकी तलाश शुरू करते हैं और अंत में एक तो फरार हो गया, 2 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इसमें जो तजाफुल था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने के बाद अब थाने लाया गया। उसके बाद पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि लड़की ट्यूशन से आ रही थी। ये तीनों एक ही इलाके के थे और तीनों दोस्त थे। ये तीनों बाइक से जा रहे थे। जाने के बाद इन्होंने जब देखा कि लड़की आ रही है तो इन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद एक सुनसान जगह पे उसको रोकते हैं। रोकने के बाद उसको घसीट के उतारते हैं, तालाब के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे बारी बारी उस लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। इतनी बर्बरता करते हैं कि लड़की अपना सुध-बुध खो देती है, बेहोश हो जाती है और उसको उसी हाल में छोड़ के फरार हो जाते हैं। अब ये बात जब इसने बोली, मीडिया को पता चला कि एक आरोपी ने अपना बयान दिया है, दूसरा गिरफ्तार हुआ है, तीसरे की तलाश जारी है। अब तो लोग सड़कों पे उतर गए कि चाहे जैसे इसको तुरंत फांसी दो, क्योंकि लोगों में एक इमोशन है कि भाई हम सेशन ट्रायल, फिर हाई कोर्ट ट्रायल, फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल, फिर मर्सी पिटीशन, इन सब चक्करों में क्यों पड़े। अगर कोई आरोपी है तो उसको 7 दिन या 14 दिन के अंदर फांसी क्यों नहीं, उसको सजा क्यों नहीं। एक बार प्रूफ हो गया, मेडिकली प्रूफ हो गया, साथ ही तमाम जो एविडेंस है वो कह रहे हैं, तो फिर क्यों इतनी नाक नुपुर करना उसमें। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तो फिर मुख्यमंत्री साहब ने 23 तारीख को यानी कल बयान दिया और कहा कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिलेगी। अब इतना कहा, अब दूसरी कहानी सुनिए। रात के 3 बजे ये हुआ कि चलो अब जो सीन है उसे रिक्रिएट कर ले। अब सीन रिक्रिएट का मतलब ये है कि जहाँ पे जो कुछ हुआ था उस आरोपी को लेके जाए और पूछेंगे भाई लड़की तुम कहाँ देखे थे, फिर कहाँ से लेके आए, कहाँ घसीटे। सीन रिक्रिएट होगा, उसके बाद ही तमाम सबूत मिलेंगे कि वहीं कुछ सबूत होगा। सीन रिक्रिएट करने के लिए उसको ले जाया गया रात के 3:30 बजे। एक पतली सड़क, वहाँ से उसको लेके जाया गया। इसी दौरान जो तजाफुल इस्लाम था वो, उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी। वो एक कांस्टेबल को धक्का देता है। धक्का देने के बाद वहीं पे एक तालाब था, उसमें कूद जाता है। अब हाथ में हथकड़ी, तालाब में कूद गया। बरसात का मौसम, तालाब गहरा, वहीं पे वो डूब गया। ये पुलिस कह रही है। इसके बाद जब पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं कि भाई एक आरोपी वो भी कूद गया, फ़ौरन उन्होंने एसडीआरएफ को फ़ोन किया कि जल्दी आओ, एक आदमी गिर गया। एक तो अंधेरे का मामला, 3:30, आसपास कोई शख्स भी नहीं जाग रहा, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, करें क्या। किसी कांस्टेबल, किसी पुलिस वाले हिम्मत नहीं कितनी रात में उस तालाब में उतरे, और डूबने वाले को उतर के अभी बचाया भी नहीं जाता। तो ऐसे हाल में जब एसडीआरएफ की टीम आई, 2 घंटे तक उसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर उस आदमी की लाश मिली, उस आरोपी की। अब जब लाश मिल गई, लाश मिलने के बाद क्या हुआ कि अब आसपास के लोगों को इत्तला किया गया, इसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने के बाद अब चाहे आरोपी हो चाहे जो हो, उसका अंतिम संस्कार होना है। तो फिर गांव वालों को और उसके घर वालों को सूचना दी गई और कहा गया कि आप आइए और लाश लेके जाइए और इसका अंतिम संस्कार करिए। तमाम लोगों ने मना कर दिया। जिस गांव का ये मामला था उन लोगों ने कहा कि हम अपने कब्रिस्तान में 1 इंच ज़मीन इस आरोपी को नहीं देंगे। वहाँ के जो मौलवी साहब थे, जो मौलाना साहब थे, जो वहाँ के ऐसे लोग जो उस समाज में इज्जत रखते थे, उन सब ने इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसके जनाजे में शामिल होगा, ना ही कोई इसका नमाज जनाजा पढ़ने जाएगा, और ना ही हमारा जो एक सामुदायिक कब्रिस्तान है वहाँ पे हम इसको 1 इंच जगह देंगे। इसको दफनाना है कहीं और लेके जाइए। ये उस व्यक्ति के समाज के लोगों का बयान था, ये उस व्यक्ति के आसपास के लोगों का बयान था, उसके सगे जो चाचा लगते थे, जो कुछ और लगते थे, उनका बयान था। यानी तमाम लोग खुश थे, तमाम लोग ये चाह रहे थे, चाहे उसके घर वाले हों। और बहुत अच्छी बात हुई कि जाति, मत, मजहब, इन सब से उठ के आरोपी को आरोपी की नज़र से देखा गया। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी चीज़ सुनिए। वहाँ पे टीएमसी, अब टीएमसी मतलब आप समझ गए होंगे, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, अब उनको यहाँ पे संविधान याद आ गया। उन्होंने क्या कहा
कि एक आरोपी को जानबूझ के मार दिया गया और उसका जल एनकाउंटर हुआ, यानी उसको डुबो के उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब सोचिए। और साथ ही कहा गया कि इस तरह की सजा क्यों दी गई। कानून है, संविधान है और देश संविधान से चलेगा। यानी जहां उनकी सरकार है वहां संविधान और कानून और ये तमाम चीजें नहीं याद आई। कैसे क्राइम से इनको सील नहीं किया गया, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सभी लोग जानते हैं। एक आरोपी को फौरन अगर सजा मिल गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो संवैधानिक तौर पे हम नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर है जिसको संवैधानिक तौर पे आप मैनेज नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल और ताकि चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती। हालांकि अभी तक कहीं से प्रूव भी नहीं हुआ कि उसको मारा गया है। भागने की कोशिश की, उसके बाद उसकी जान चली गई। वो जांच का विषय है, जो ह्यूमन राइट है, बाकी लोग वो जांच पड़ताल करेंगे और जो आरोपी होगा उसको सजा मिल जाएगी वहाँ से। लेकिन ऐसे इमोशनल माहौल पे जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप नाकाम सिद्ध होते हैं, और जहाँ एक आरोपी की मौत होती है उसको लेके ना उसके घर वाले रो रहे हैं, ना उसके परिवार वाले, और ना ही कोई ऐसा कि हमारी जात हमारे धर्म के लोगों को मान दिया गया। गांव वालों ने कब्रिस्तान में जगह तक नहीं दी। सब लोगों ने माना कि वो गलत है, और यहाँ पे कुणाल घोष कह रहे हैं कि वो सही था और उसको बचाया जा रहा। मतलब जो मेन आरोपी उसको बचा लिया गया और एक बलि का बकरा। अगर ऐसा होता तो गांव वाले कम से कम साथ खड़े होते कि नहीं भाई वो सही था, वो तो हम उस टाइम हमारे पास था। लेकिन गांव का एक बंदा निकल के सामने नहीं है, सबने कहा कि उसको हम कब्रिस्तान तक में जगह नहीं देंगे। और वहीं पे कुणाल घोष एसी के कमरे में बैठा बैठा ऐसा बयान देता है और अपना राज्य नहीं संभलता। तो क्या ही कहे, राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि अगर कोई काम भी कर रहा है, पुलिस वाले अगर कुछ काम भी करना चाहें तो उसको पॉलिटिशियन ही काम नहीं करने देते। खैर, तो इस मामले पे आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सबके कमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जो अपनी राय अपने विचार को रखते हैं तो धीरे धीरे सच्चाई की तरफ से लड़ने की क्षमता हम सब में आती है। और ऐसी कहानियों के लिए आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय है, वंदे मातरम।